हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड यानी कि अपने पास जो मटेरियल होता है, लाइक जो होता है फॉर्म होता है, लाइक लिक्विड होता है, गैस होता है और सॉलिड होता है। ठीक है। और स्पेसिफिक हीट क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई सब मटेरियल है ना, सब्सटेंस है। अब उसके एकांक मास का, ठीक है, एकांक मास का अगर आपको टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना होता है तो उसके लिए हमें जो आवश्यक ऊष्मा चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है। यानी कि हीट यानी कि मतलब होता है जस्ट ऊष्मा, लेकिन स्पेसिफिक अगर यहाँ पे वो बोल रहा है दैट मीन्स वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के, एक पूरे सामान के एकांक मास के ताप को 1 सेंटीग्रेड, सिर्फ 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसके बारे में वो बात कर रहा होता है। ठीक है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, dQ/dt। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? Q का यूनिट क्या होता है? जूल। ठीक है। टेम्परेचर का सेंटीग्रेड में, और मैंने क्या कहा? पर यूनिट मास, एकांक मास के। ठीक है। तो मल्टीपल में क्या हो जाएगा? kg हो जाएगा। तो इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप शेष बताइए कि अगर आपके पास एक मटेरियल है तो आप उसे किसी दो डिफरेंट वेज से टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला नियत दाब पर, सेकंड है नियत आयतन पर। इसे हम Cp से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर P यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर हमारा आयतन कांस्टेंट है, इसलिए हम इसे Cv से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब हम तो यहाँ पर अगर हम कभी भी किसी सब्सटेंस को ऊष्मा प्रोवाइड करते हैं, सब्सटेंस कहने का मतलब है कि पदार्थ है ना, सब्सटेंस को ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, ऊष्मा को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्यू से। तो वो किस तरीके से खर्च होती है? आपने वो थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है कि वो उसके आंतरिक ऊर्जा में, यानी कि इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ काम होता है, यानी कि जो वर्क डन होता है उस पर खर्च होता है। तो इसे हम, और इन दोनों का जो मान है वो हमेशा सेम रहेगा या इक्वल। जैसे कि ये मान लीजिए आप 100 दे रहे हैं तो ये 50 इसमें डिवाइड होगा 50, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये डिवाइडेशन कैसा भी हो सकता है, एक्स से कैसा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा मटेरियल कैसा है, उसमें कौन से पार्टिकल्स हैं, कितना वर्क डन वहाँ पे हो रहा है, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मान के चलते हैं कि मेरे पास एक मटेरियल है जिसे मैं dQ ऊर्जा प्रदान कर रही हूँ, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, du वृद्धि हो रही है तो मैंने प्लस साइन, कमी होगा तो माइनस साइन। और जो उसमें उस पर काम हो रहा है नियत दाब पर, तो वर्क डन आपको पता होगा PdV, जहाँ पर P यहाँ पर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो ये ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम होता है, सेकेंड ईयर में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, लाइक सबसे पहला कि आप जब उस सब्सटेंस को ऊष्मा प्रदान कर रहे हो तो वो जो दाब है वो कैसा हो? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट कहने का मतलब है इनिशियल पोजीशन, यानी कि अगर यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गए तो दोनों में ही प्रेशर का मान, दाब का मान क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पर dQ/dt du प्लस dt, हमारा प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए हमने P लिखा, जब V रहेगा तो V लिखेंगे, प्लस ये तो कांस्टेंट है dt। आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया एट अ कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम क्या कहते हैं? Cp से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है हमारा नियत आयतन पर। ठीक है। अगर हमारा नियत आयतन है तो dQ = du प्लस PdV
v इज कांस्टेंट। तो सोचो अगर v कांस्टेंट है तो v में जो चेंज यानी कि dv क्या होगा, 0 होगा। तो cv की वैल्यू क्या हो जाएगी, du अपॉन dt कांस्टेंट प्लस p। तो ठीक है, बट इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो हमारे cv की वैल्यू क्या निकल जाएगी, तो दोनों की वैल्यूज़ में अंतर होता है, यानी कि दोनों अलग अलग है। ये प्रेशर पर है, कांस्टेंट प्रेशर पर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये पता चलता है कि अगर हम ठोस को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा में कैसे चेंजेस आते हैं, क्योंकि Cp और Cv दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग हैं। तो अभी यहाँ पर डिफरेंस थ्योरी होती हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट होता है वो किसी सॉलिड में किस तरीके से आगे बढ़ता है। लाइक ये आपके लिए सिर्फ सॉलिड है, तो अगर आप यहाँ यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं या फिर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका ये वाला सिरा कैसे गर्म हो जाता है बताइए। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारा जो ये सॉलिड होता है बहुत सारे परमाणुओं से मिलके बना होता है। ठीक है, और ये जो परमाणु होते हैं वो अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर गति करते हैं। अब गति करने के लिए क्या चाहिए होती है, इनको ऊर्जा चाहिए होती है, जो इनकी खुद की इंटरनल एनर्जी है वहाँ से मिलती है, या फिर आप जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तब। क्योंकि अगर आप कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं भी करते हैं तो भी ये हमेशा अपनी साम्य स्थिति मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन के इस तरफ और इस तरफ जाते हैं। तो ये दोनों साइड क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जाते हैं, और इस तरीके से ये अगर आप यहाँ टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये पहले इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ पर अपने पास टेम्परेचर जो है ये वाला सरफेस के साथ साथ ये वाला सरफेस भी गर्म हो जाता है। ठीक वैसे ये इस तरीके से ट्रांसमिट होता रहता है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो परमाणु होता है जो ठोस होता है उसमें कई परमाणु होते हैं जो एक लीनियर फॉर्मेट में होते हैं और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। इस तरीके से जो हमारे पास जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, हीट अप होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि ये वाला सिर्फ इसको देगा, फिर ये वाला इसको देगा, फिर ये वाला इसको देगा। ये वाला डायरेक्ट इसको नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो फोर्स काम करता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। देखो फोर्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है, लाइक शॉर्ट होता है, एक होता है लॉन्ग। ये शॉर्ट बेसिस पे काम करता है, ठीक है, और ये वाला जो है वो लॉन्ग बेसिस पे काम करता है, यानी कि इसका जो प्रभाव होता है वो दूर तक होता है। इसका प्रभाव पास वाले तक ही जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड वाले तक, लेकिन उससे ज़्यादा तक उसका प्रभाव नहीं रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है कहाँ, सॉलिड के अंदर। ठीक है, इन सभी का मास जो होता है थर्ड कंसिडरेशन इक्वल होता है, तब हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स को आप बनाएंगे तो वहाँ पर कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो डिफरेंस थ्योरी दी गई थी इसमें इसके लिए, जिससे इसको एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही इसमें एक और कंसिडरेशन है, हमने देखा Cp और Cv। मान लीजिए अगर आप द्रव या फिर गैस ले रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन जहाँ हम सॉलिड की बात करते हैं तो चाहे आप Cp लीजिए Cv लीजिए वो इक्वल या मतलब लगभग इक्वल होता है, इसलिए हम इसका जो फॉर्मेट होता है C रखते हैं। क्यों? आप सॉलिड को दबा पाएंगे क्या? नहीं, है ना, क्योंकि उसमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, Cp और Cv को इक्वल कंसिडर करते हैं और इसे हम C से डिनोट करते हैं, ओनली फॉर सॉलिड नॉट फॉर ऑल। ओके, तो इसमें एक लास्ट इसमें बचता है कि आप जब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है।
अभी मैंने बताया कि यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड के अंदर परमाणु है, परमाणु बनता है जिसमें नाभिक होता है, फिर उसके अराउंड क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है जो गति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से गति हो सकती है, एक तो अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर वाइब्रेशन, काल्पनिक गति बोलते हैं इसको। जैसे कि हमारा जो आप पानी में पत्थर फेंकेंगे तो जो वहाँ पर वेव्स बनती है, कंपन होता है। ठीक है, या फिर स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो वाइब्रेट करते हैं लाइक दिस। ठीक, तो उसे हम कहते हैं काल्पनिक गति। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पर कि हमारे पास जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉलिड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जैसे ही एनर्जी मिलती है वो हायर स्टेट में चले जाते हैं। तो जब भी आप किसी सिस्टम में की एनर्जी में चेंज करते हैं तो वहाँ पर वो एनर्जी दो टाइप से यूज़ हो सकती है। फर्स्ट वाइब्रेशन, सेकंड कि इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लें और हायर स्टेट में चले जाएं। तो यहाँ पर ये वाला कौन करता है, लैटिस करता है, और ये कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो यू दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो साम्य स्थिति की दोनों ओर गति करते हैं उन्हें हम लैटिस कह रहे हैं, जो वहाँ पर मूव कर रहे हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। तो हमारी आंतरिक ऊर्जा दो भागों में डिवाइड हो जा रही है, यू लैटिस प्लस यू इलेक्ट्रॉनिक्स। अब CV निकालना है तो मैं क्या करूँगी, CV निकालने के लिए हमने देखा था dQ/dt V, और इसको जब मैंने सॉल्व किया था du/dt आया था। तो CV मतलब कि du लैटिस dt प्लस कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट नहीं लेंगे क्योंकि दोनों एक ही है, dV इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी मैं इसको क्या कर सकती हूँ, C लैटिस प्लस C इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो ऐसे लिख लो या तो इन सॉलिड्स में लिखोगे तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, बस ये समझ आ जाएगा तो आप आगे जो है वो चीज़ें बना सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक और अजम्पशन होता है कि अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, लेकिन जब भी हमने सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं आपने लैटिस का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का कम। इलेक्ट्रॉन का हम कहाँ पर सुनते हैं, जहाँ पर सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट हो जाता है वहाँ उनका पार्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड में क्या है, एटम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कम्प्लीटली बॉन्ड बनाते हैं और वाइब्रेट करते हैं। तो अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो उसका जो, जैसे कि अगर आप 100 रुपीज़ ले रहे हैं तो 90 + 10, ठीक है, तो 90 पार्ट समझ लीजिए लैटिस का है और 10 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। सो हम एक मेजर पार्ट को हम यहाँ पर डिटेल में क्या बोलते हैं स्टडी करेंगे, ना कि माइनर पार्ट को। तो C लैटिस को ही हम कंसीडर करते हैं सॉलिड के लिए। तो ये था, इसका सिर्फ बेसिक था। इसके लिए अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने तीन अलग अलग थ्योरी दी। क्लासिकल थ्योरी थी, फिर क्वांटम थ्योरी थी, फिर क्वांटम थ्योरी में आइंस्टीन की थ्योरी आई, एंड देन उसके बाद फिर एक और थ्योरी आई, जो थ्योरी जो है लास्ट में सक्सेसफुल साबित हुई। हर थ्योरी का अपना एक इम्पोर्टेंस है और वहाँ से हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, तो फिर वो मैं आपको आगे बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।